नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आज आधुनिक भारत से एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि भारत की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो क्या थी, अंग्रेजों से पहले क्या थी, तो अंग्रेजों के आने के बाद क्या हो गई, सुधार आया, बिगड़ गई, मतलब क्या क्या हुआ। तो दरअसल मेरा एक मोटिव और है दोस्तों कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि आप एक विस्तृत ज्ञान प्राप्त करें, डीप नॉलेज। ये ना कि मुंह पर ऊपर से आपको कुछ भी बता दूं और आप उसे पढ़ के बस ठीक है 4 सवाल ये सुनो के ऑप्शनल पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर निकाल दें। नहीं, दरअसल आपको ना उस चीज का विस्तृत ज्ञान भी होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ये हुआ क्यों था, रीजन क्या है इस बात का। इसलिए मैं आपको इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ। अन्यथा आपको 2 मिनट में बता दूंगा, लगी तो बड़ी व्यवस्था ये थी, वो था, वो था, खत्म हो जाएगा सब 1 मिनट में। इतना बड़ा कोई लॉजिक नहीं है। पर मेरा मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट पढ़े वो अपनी समझ विकसित करे, इसे समझे कि ऐसा क्यों हुआ था, इस परिप्रेक्ष्य को दूसरे परिप्रेक्ष्य से जोड़े। अगर जोड़ पाएगा ना तो आप, मैं कभी भी कांस्टेबल लेवल की तैयारी नहीं कराता हूं आप लोगों को कि आपने कांस्टेबल बनना है। आप एक बहुत हाई लेवल स्टडी कर रहे हैं, अगर आप इससे करना चाहते हैं तो आप पीसीएस लेवल तक एग्जाम देंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने जो बताया था वो वहां पे काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई बकवास नहीं है, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। तो अगर आप उस लेवल तक दे पाएंगे तो कांस्टेबल लेवल का एग्जाम निकालना तो आपके लिए बहुत आसान होगा, है ना। तो प्लीज आप इसे ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, या इतनी देर में आपको जो बोलता हूँ लगातार ये कहानी सुनाता हूँ, इसका कारण ये है कि आप उसे समझें, परिप्रेक्ष्य को जोड़ें, सीखें। सीखना जरूरी है, वरना तो किताबों में सब कुछ लिखा आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो होता यह है कि ब्रिटिश पूर्व भारत की स्थिति, दरअसल जब तक ये ब्रिटिशर्स नहीं आए थे हमारे यहाँ पे, तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि पे ही आधारित था। दूसरी बात, हम आत्मनिर्भर थे। कृषि प्रधान होने के साथ साथ हम आत्मनिर्भर थे। हमारे पास जितनी आवश्यकताएं होनी चाहिए वो सब पूरी होती थी हमारे अपने आप। अगर बात करें उस वक्त की, तो हम कहीं भी व्यापार करने नहीं जाते थे, लोग हमारे यहाँ व्यापार करने आते थे। अरब वाले हमारे यहाँ से व्यापार करने आते थे। यहाँ तक कि जो अंग्रेज है ये भी तो व्यापार करने आए हमसे, यानी कि हम उन लोगों से तो समृद्ध थे, आत्मनिर्भर थे। मैंने कल मैगस्थनीज की इंडिका के बारे में कुछ दिया है, उसमें कुसुमपुरा और कई चीजों के बारे में बताया। तो मैगस्थनीज ने इंडिका में भी लिखा है कि उस वक्त जो लोग थे वो कृषि प्रधान करते थे, कृषि बहुत करते थे, प्लस आत्मनिर्भर थे, मतलब सेल्फ डिपेंड थे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे। मतलब इतनी समृद्धि थी कि हमें किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं थी। उस वक्त किसी ने लिखा था कि भारत देश में एक भी भिखारी नहीं हुआ करता था, कोई गरीब नहीं था। इतनी समृद्धि थी जो मैंने कहीं नहीं देखी किसी जगह पे। और किस चीज में? केवल कृषि प्रधानता के कारण हम केवल कृषि किया करते थे, ओनली। तो ये था ब्रिटिशों के आने से पहले की स्थिति हमारे भारत की। हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे, किसी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब हुआ ये कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मतलब ये है कि उपनिवेश शुरू हुए, उद्योग धंधे शुरू हुए, रेनेसा हुआ। रेनेसा मतलब बोलते हैं पुनर्जागरण। जब पुनर्जागरण हुआ इंग्लैंड में, तो वहां पे उद्योग धंधे बढ़े और उद्योगों का विकास हुआ। तो अब ये उपनिवेशवाद के कारण वहां से चल दिए। इनको लगा कुछ खोजते हैं, कहीं से पैसा मिले और ज्यादा कमाया जाए, कहीं से कुछ किया जाए। तो यहां से क्या किया उन्होंने, वहां से चल दिए ये व्यापार करने के लिए भारत के साथ। क्यों? भारत के मसाले लुभाते थे, क्योंकि अरब वाले लेके जाते थे। भारत के कपड़े लुभाते थे यहाँ से, तो वो लेके जाते थे यहाँ से। तो उन्होंने सोचा कि भारत चला जाए और वहीं से व्यापार शुरू किया जाए, ठीक है। रास्ता खोजा था पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने, और उसके बाद ये लोग लगातार आते चले गए। तो उसका जो प्रथम चरण था ब्रिटिश उपनिवेशवाद का, वो था 1757 से लेकर 1813 के बीच में। तो इसमें ये स्थिति रही कि एक तो इन्होंने द्वैध शासन लगाया, और इसको धन का लूट का काल भी कहा जाता है। के एम पनिकर ने एक लिखा है, के एम पनिकर, उन्होंने कहा है कि धन की लूट का काल इसको कहा जाता है, जो इस समय पे ये लगाया गया। द्वैध शासन लगाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, है ना। तो पहले मैं आपको बेसिक बता दूं क्या है, क्या क्या हुआ था, किस चरण में क्या। उसके बाद ये चार्ट है। अगर आपने केवल ये पढ़ लिया तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे इतने ही सवाल बनते हैं किसी भी स्थायी बंदोबस्त, रैयत वाड़ी व्यवस्था, जितनी व्यवस्था होती है ना, इनसे इतने ही सवाल बनते, ज्यादा कुछ नहीं बनता। आराम से हर पेपर में 2 से 3 सवाल मिलते हैं, वो सब यहीं से मिलेगा, यहां से बाहर कुछ नहीं मिलेगा, प्रॉमिस, ये तय रहा मैक्सिमम।
अब जब प्रथम चरण आया तो 1857 से 1813 में, तो 1813 में क्या हुआ, एक चार्टर एक्ट आया था जिसपे क्या काम किया कि ब्रिटिश क्राउन ने इनके ऊपर ना एक वो लगा दिया, मतलब एक रोक लगा दी कि अब मुक्त व्यापार हो सकेगा, है ना। तो 1857 से 1813 तक तो इनका काम चल रहा था। इन्होंने द्वार सेशन लगाया, धन लूटा, लूट के यहां से सारा का सारा इंग्लैंड ले गए। तो इन्होंने किया। इसमें जब द्वितीय चरण आया तो 1813 से 1858 तक इनका चरण रहा, और 1813 में इन्होंने क्या किया कि आगे ब्रिटिश क्राउन ने इनके ऊपर एक वो लगा दिया, एक चार्टर एक्ट आया 1813 का। उसके अंतर्गत आया कि मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार का मतलब ये था कि अब से पहले जितना भी कुछ आता था इंग्लैंड से या इंग्लैंड जाता था तो कंपनी के थ्रू आता था और कंपनी के थ्रू ही जाया करता था, मतलब कंपनी ही लाएगी और कंपनी ले जाएगी। ये सारा अधिकार जो था वो केवल ब्रिटिश कंपनी को था या ब्रिटिश उपनिवेशवादी जो लोग आए थे उन्हीं को था और किसी को नहीं था। अब 1813 का जब चार्टर आया तो इसमें औद्योगिक पूंजीवाद का दौर आया और इसमें हुआ एक यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित हुए। तो उसने ये सोचा, जो क्राउन था वहां का, जो प्रिंस था, कि जो भी क्राउन था, एलिजाबेथ थी मतलब महारानी जो थी वहां पे, उन्होंने सोचा कि जो इंग्लिश में मतलब इंग्लैंड में जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यापारी हैं, वो कोई भी जा करके वहां पे मुक्त व्यापार कर सकता है, खाली ये अधिकार कंपनी के पास ही नहीं रहेगा। ठीक है ना। ये था 1813 का चार्टर एक्ट। लेकिन एक मुक्त व्यापार छोड़ दो, क्या, चाय का और चीन का, मतलब चीन के साथ और चाय के साथ ये लोग व्यापार कर सकते हैं। जो चाय और चीन से व्यापार करेंगे वो केवल इसी कंपनी के द्वारा होगा, बाकी नहीं करे कोई भी। अब तृतीय चरण जब आया तो तृतीय चरण 1858 से 1947 के बीच में आया। ये लास्ट था, मतलब आजादी तक ये रहा। अब इसमें था पूंजी निवेश का चरण। तो अंग्रेजों का ये कहना था कि हम भारत में जो कर रहे हैं अपना निवेश कर रहे हैं, तो पूंजी निवेश किस किस चीज में कर रहे हैं हम, एक तो रेल में कर रहे हैं, एक बागान में कर रहे हैं, नील की खेती के लिए कर रहे हैं। अब नील की आवश्यकता क्या थी, दरअसल सिंथेटिक रंग आ गए थे और हम जो यूज करते थे वो प्राकृतिक कलर यूज करते थे, प्राकृतिक रंग। तो हमारे रंग ज्यादा अच्छे लगते थे, सिंथेटिक कलर्स का कलर अलग लगता था। तो इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने नील की खेती उगाना शुरू की। और नील में क्या काम करते थे कि नील के जो मजदूर हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, उन्हें पहले ही पैसा दे दिया करते थे एडवांस में, जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए। अब उसके बावजूद भी, नील की खेती करने के बावजूद भी जो है क्या काम करते थे कि पहले ही पैसा एडवांस दे दिया, जब नील पैदा हो जाएगा तो उसे निकलवा के भी वही देगा। उस वक्त जो एक व्यवस्था होती थी बेगारी, बेगार का मतलब होता था कि हर घर से एक आदमी नील की खेती जब हो जाएगी तो नील निकालने के लिए जाएगा, हर आदमी, हर घर से रोज कोई एक आदमी जाएगा और उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई खाना नहीं मिलेगा, उसको कहते हैं बेगारी। तो इन्होंने बेगारी भी शुरू कराई थी उसी वक्त जब नील करते थे, नील खेती के लिए, क्योंकि उन्हें नील चाहिए। नील किस लिए चाहिए कि यहाँ पे औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी इंग्लैंड में और उन्हें वहां रंग चाहिए था, रंग नील से ही बनाया जा सकता था, प्राकृतिक रंग था। नील का पौधा गेहूं के पौधे की तरह होता है, उसे पानी में भिगोया जाए तो ब्लू कलर से निकलता है, बाद में सुखा के वो मतलब एक पाउडर के फॉर्म में आ जाता है, फिर उसे नील की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसे आज हम ब्लू कलर का नील इस्तेमाल करते हैं वही। अब पूंजी निवेश दूसरा क्या नाम, रेल में। इन्होंने कहा कि जो लोग रेल में निवेश करेंगे उसमें घाटा हो चाहे फायदा, वो 5% प्रॉफिट देंगे हर निवेशकर्ता को। और बाद में इन्होंने क्या काम किया, घटाते घटाते 4% ले गए, फिर 3.5% ले गए जिन्होंने निवेश किया, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही इन्होंने ऐसा किया। उसके बाद इन्होंने बागानों में इन्वेस्ट किया कि जो बागान थे, नील के बागान, चाय के बागान, इनमें इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया। ये कर तो सारा कुछ रहे थे अपने लिए, अपना कमाने के लिए या इंग्लैंड के लिए, लेकिन कहते ये थे कि हम भारत के लिए कर रहे हैं, इसमें निवेश करेंगे, भारत की उन्नति होगी। रेलसन का क्या मोटिव था, कुछ नहीं, रेलसन मोटिव ये था कि जितना भी यहां से कच्चा माल था वो उठा के यहां से इंग्लैंड ले जाएं, जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। मतलब उन्होंने व्यापार की गति को तेज कर दिया था रेल से। और जहां कहीं लग रहा था कि यहाँ पे युद्ध होने की संभावना है या यहाँ पे स्थिति ये है कि कोई विद्रोह हो जाएगा, तो वहां पे बहुत जल्दी से सैनिकों को पहुंचाया जा सके, ये केवल इसलिए रेल लगाई गई थी। ये था मोटिव, केवल रेल बनाने का और कोई मोटिव नहीं था। ठीक है। तो ये हमारा 3 चरण में था उपनिवेशवाद जो था, ये 3 चरण इस तरह से हुए और यहाँ तक रहा। अब मैं शुरू करता हूँ कि इन 3 चरणों में भी जो व्यवस्थाएं रही, मैंने चार्ट बनाया है, भू राजस्व का चार्ट, और राजस्व के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूँ पहले तो व्यवस्था क्या रही, उसके बाद लागूकर्ता कौन था उसका, तीसरी बात है कौन से वर्ष में लागू हुई, किस किस जगह कहां पे लागू हुई और इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। ये इसमें 5 पॉइंट हैं
और ये 5 पॉइंट इतने सफिशिएंट है, आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। इनसे बाहर कुछ नहीं आता, सारे सवाल यहीं से आते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के, या मतलब भू राजस्व के जितने भी सवाल क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि ऑप्शनल हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, वो सब यहीं से पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत में से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता भू राजस्व में। तो अब शुरू करते हैं पहली व्यवस्था। दरअसल पहली व्यवस्था थी हमारी स्थायी बंदोबस्ती। तो स्थायी बंदोबस्ती को बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था। मतलब काम जमींदारों को दे दिया गया, जमींदार देखेंगे कि कौन सी खेती कितनी हो रही है, वही सारी व्यवस्था करेंगे। ये शुरू किसने की? ये की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 से लेके 1793 के बीच में साहब रहे, जिनका कार्यकाल था। और 1793 में इन्होंने ये व्यवस्था लागू की बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, इन 3 प्रांतों में। मतलब अगर इसकी बात करें तो इसे मैप पे भी याद रखते चलिए साथ के साथ कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा हैं किस जगह पे। अगर मैं आपको यहाँ पे एक मैप बना के दिखाऊं, मतलब हर चीज याद रहनी चाहिए ताकि आप भूले ना। ये यहाँ पे था बंगाल, यहीं पे था बिहार, और यहाँ पे उड़ीसा। ये वाला क्षेत्र करीब ये मान लीजिए, हाँ मतलब यहाँ कहीं उड़ीसा। ये जो क्षेत्र है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 3 प्रेसिडेंसियां, यहाँ पे लागू की रैयतवाड़ी व्यवस्था, सॉरी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। और स्थायी बंदोबस्त लागू किया कॉर्नवालिस ने, ठीक है। और कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त बहुत ही फेमस रहा है अपने वक्त का। इसको याद किया जाता है कि स्थायी बंदोबस्त, ये सवाल पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की। कौन से सन में लागू की? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। सवाल पूछा था स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहां इस्तेमाल किया गया, कहां अपनाई गई ये व्यवस्था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सबसे पहले व्यवस्था अपनाई गई। अब इसकी 4-5 विशेषताएं उन्हें बता देता हूं, क्या है 4-5 विशेषताएं जो बताने जा रहा हूं। ऐसा आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिए। आप पेपर पेन ले लीजिए, आपको याद रह जाएगा। मैं चार्ट याद करवा के जाऊंगा, अभी आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। वैसे देखो मेहनत आप ही की, आप ही करनी होगी, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, तभी आप कुछ मिलेगा, ठीक है। अगला है कि इसने क्या काम किया, इसको ना इस मरारी या जमींदारी, अगर कहीं पे लिख के है ना इस मरारी, इसे इस मरारी भी कहते हैं, इस मरारी। अगर कहीं इस मरारी लिख के आ रहा है ना, या जमींदारी लिख के आ रहा है, तो ये दोनों बात केवल स्थायी बंदोबस्त से ही है। इसका मतलब यही है, इस मरारी लिखा है या जमींदार लिखा है तो कहने का मतलब स्थायी बंदोबस्त की बात कर रहा है, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी क्या कि सरकार 10/11 भाग वसूलती थी। अब ये क्या है? दरअसल मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार मैं भी इसमें कंफ्यूज रहा हूं कि यार ये क्या है 10/11 भाग अगर सरकार ले लेगी और एक हिस्सा बचेगा तो किसान क्या खाएगा, है? अब ये किसी को समझ में नहीं आता। लोग 10/11 बता देते हैं, पर 10/11 कौन सा, किस चीज का 10/11? तो दरअसल जमींदार जितना लगान वसूलते थे, समझ रहे हैं ना आप? जो बात मैं आज बता रहा हूं ये आप डिफाइन कर दूंगा आज के बाद आप नहीं जानेंगे, आज के बाद आप नहीं भूलेंगे 10/11 क्या है। ये होता क्या था? होता ये था कि जब जमींदार जितना भी राजस्व वसूलते थे तो उसका 10/11 देते थे, उस राजस्व का जो उन्होंने वसूला। तो वो 10/11 कैसे कैसे था? तो मान लीजिए कि जमींदारों ने 110 रुपए का राजस्व वसूला, राजस्व, तो इसमें से 100 रुपए तो अंग्रेजों को देने होते थे और बचते थे 10 रुपए। 10 रुपए खुद रखते थे जमींदार, ठीक है। ये था 11/10 का कॉन्सेप्ट, है ना, या 10/11 कॉन्सेप्ट। मतलब 10 हिस्से अंग्रेजों को दिए जाते थे और एक हिस्सा खुद लगता था। नीचे लिखा हुआ है कि जमींदार 1/11, यानी कि 11 में से एक हिस्सा जमींदार रख लेते थे और बाकी के 10 हिस्से अंग्रेजों को दे दिए जाते थे उगाए हुए राजस्व में से, ना कि कुल उगाई हुई, मतलब कुल पूंजी में से, है ना। तो कुल पूंजी जो वो उगाते थे उसमें से देते थे। अच्छा, अगला ये है कि भारत पर ये जो व्यवस्था थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये कितने हिस्से पर लागू थी? तो अंग्रेजों ने जितने हिस्से पर अधिकार किया था उसके 19% भाग पर ये व्यवस्था जो थी बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, यानी कि रैयत स्थायी बंदोबस्त जो था वो लागू था। दरअसल ये तीनों व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। स्थायी बंदोबस्त अलग है, रैयतवाड़ी व्यवस्था अलग है और मालवाड़ी व्यवस्था अलग है। मैं बार बार थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि बीच में कुछ बार बार रैयतवाड़ी निकल जाता है कभी कुछ, तो प्लीज इसे समझें थोड़ा सा, क्योंकि ये बातें तीनों याद है इसलिए गलती से निकल जाता है।
बाकी तीनों बातें अलग अलग हैं, वो क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। है एक तरह से राजस्व उगाने का ही तरीका, बस नाम अलग अलग हैं, इन्हें अप्लाई करने वाले अलग अलग हैं, है ना। तो अब बताता हूं ये कैसे कैसे हैं। दूसरा, इसको ना सूर्यास्त कानून भी कहते थे। उस समय में कानून लागू होता था कि जमींदारों ने जितना भी कर उगाया है, जितना भी राजस्व उगाया है, वो उन्हें अंग्रेजों को जमा करना होता था। जो तारीख तय होती थी उसके सूर्यास्त होने तक उनके पास समय होता था। अगर सूर्यास्त हो जाता था तो उसके बाद उससे जमींदारी छीन ली जाती थी और किसी और को दे दी जाती थी। ये था सूर्यास्त कानून। सवाल आता है कि सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है, तो सूर्यास्त कानून स्थायी बंदोबस्ती से संबंधित है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनाई थी। ठीक है, सूर्यास्त का मतलब जैसे ही सूर्यास्त हो जाएगा, आपने राजस्व नहीं दिया है तो आपसे ये व्यवस्था, आपकी जो जमींदारी आपसे छीन ली जाएगी, किसी और को दे दी जाएगी, आपको वक्त पे पैसा देना पड़ेगा, इसलिए सूर्यास्त कानून कहते थे इसको। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब होता है किसान। जैसे यहाँ पे जमींदारों से पैसा उगाया जा रहा था, यहाँ पे इसने शासन में ये किया अंग्रेजों ने कि डायरेक्ट किसानों से सीधे कर लेने लगी, सीधे टैक्स किसानों से लेना शुरू कर दिया। तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसकी जो शुरुआत की थी वो कर्नल रीड और थॉमस मुनरो, इन दोनों ने की थी। कर्नल रीड ने शुरू किया था इसको 1792 में, और इसको आगे चलाया थॉमस मुनरो ने, जो ये बन गया है जब। उसके बाद जब थॉमस मुनरो आए आगे तो 1820 में उन्होंने लागू की मद्रास में, सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में। और इनका काम ये था कि ये डायरेक्ट किसानों से सीधे लगान लेने की व्यवस्था थी। रैयत का मतलब होता है किसान, मैंने लिखा है रैयत बोलते हैं किसान को। ठीक है, आगे यह है कि किसानों से सीधे लगान लेना था, ये इनका नियम था कि अब किसी जमींदार को बीच में रखेंगे, सीधा पैसा देंगे। दूसरा था कितना, तो भू राजस्व का 1/2 भाग। तो ये जो लगान लिया जाता था, अब उस किसान की उपज का आधा भाग लिया जाता था। किसान ने मान लीजिए 100 क्विंटल गेहूं पैदा किया तो 50 क्विंटल वो टैक्स के तौर पे इस अंग्रेज सरकार को देगा। ये नियम था भू राजस्व का, मतलब आधा 1/2 भाग दिया जाता था यहाँ पे। ये लागू कहां पे हुआ, मद्रास, असम और बंबई, इन 3 प्रेसिडेंसीज में लागू किया उन्होंने। ठीक है ना, मद्रास, असम और बंबई, ये 3 प्रेसिडेंसियां थी। ये बंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, याद रखना, मतलब लोकेशन तो याद रखते चलो मैप में कि जगहें कहां कहां पे है। असम ऊपर है? तो यहाँ पे इन्होंने लागू किया। अगला क्या है कि 51%, दरअसल भारत के 51% हिस्से पर, मतलब जहां पर इनका शासन था उसके 51% हिस्से पे इन्होंने ये लागू कर दिया। अपने शासन के 51% हिस्से पे इन्होंने ये व्यवस्था लागू कर दी, जो मद्रास, असम और बंबई आते थे। अब तीसरी है महलवाड़ी व्यवस्था। तो महल का मतलब होता है ग्राम। महल जो बोलते हैं वो गांवों को बोलते हैं। और जो शुरू की ना, ये शुरू की हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने, ये 2 थे जिन्होंने ये व्यवस्था शुरू की। ये अंग्रेज सारे अकलमंद हुआ करते थे ना, कुछ ज्यादा ही। इन्हें तो अपने से मतलब था कि हमें पैसा कैसे मिले, पैसा इंग्लैंड कैसे जाए, इंग्लैंड को रईस कैसे किया जाए। इन्होंने बहुत सही से लूटा है हमको, है ना। तो ये इसलिए कह रहा हूं धन लूट का काल कहा गया है प्रथम चरण को। तो ये तो बाद की बात है। खैर, अब होता ये है, ये प्रथम चरण से जस्ट दूसरे चरण की बात है, 1819 की बात है, क्योंकि 1863, 1858 में दूसरा ही चरण चल रहा था। तीसरा चरण हम अगले उसमें बताएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना ही समझना जरूरी है, इतना ही बताना था मुझे। तो ये हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड थे 2 जो इन्होंने ये व्यवस्था शुरू की। और ये व्यवस्था जो शुरू की ना, ये शुरू की पंजाब में, मध्य प्रांत में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी कि जहां हम लोग आजकल रह रहे हैं, इस जगह पे इन्होंने शुरू की महलवाड़ी व्यवस्था। मतलब जो कर उगाया जाता था वो ग्राम से उगाया, तो पूरे गांव से एक टैक्स बता दिया कि इतना बड़ा गांव है, ये इतना टैक्स हमें देगा। अब कोई भी एक आदमी टैक्स उगा के लाएगा और शासन को जमा कर देगा। ये था नियम महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें क्या था कि महल का मतलब था ग्राम जो है कर देगा। दूसरा, जब शुरू में ऐसा हुआ कि इन्होंने इतना कर लगा रखा था, करीब 60% कर बहुत होता है, तो 60% कर होने के कारण ज्यादा लगा था। इन्होंने शुरू में क्या किया कि शुरू में भू राजस्व 2/3 लेते थे, उसके बाद 1/2 आधा कर दिया, बाद में इसको 1/2 लेना शुरू कर दिया उन्होंने। इससे किसान की स्थिति बहुत खराब हुई, दरिद्र हो गया। मतलब जितना वो कमाता था उससे ज्यादा वो, मतलब इससे ज्यादा टैक्स देना शुरू कर दिया। उसके खर्चे बहुत होते थे अपने उसे खेती को पैदा करने में। दूसरा, ये पहले उसे कर देते थे, तय कर लेते थे कि हाँ भाई लो इतने पैसे, 50,000 रुपये ले लो, 50,000 रुपये खेती में खर्चा आएगा।
अब 50,000 रुपए एडवांस दे दिए, उसका माल खरीदेंगे 40,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए तो वहीं घाटे में हो गया वो। अब वो जिंदगी भर उसका चक्कर चलता ही रहता था और उसका उतरता ही नहीं था पैसा, अब वो इन लोगों का गुलाम बन के रह रहा था। दूसरा था कि कितने परसेंट भाग पर, तो ये जो बचा कुछ था उसके 30% भाग पर, जितने भी इनका शासन था उसके 30% भाग पर इन्होंने ये लागू की थी व्यवस्था। अब अगर आप हिसाब लगाएं तो 19% प्लस 51% प्लस 30%, मतलब 100% हो गया। फिर इन्होंने इस स्थिति में इसको लागू किया था। 100% इनका राज्य जितना इनके हाथ में आता था, जितना इनके क्षेत्र अधिकार में आता था, उसके इतने इतने प्रतिशत भाग पे इन्होंने इतना इतना हिसाब से कर लगाया और फिर ये ऐसे ऐसे 100% बना। ठीक है, अब ऐसे एक बार याद कर लेते हैं, जरूरी है बस थोड़ा सा रिकॉल करना ताकि आप ना भूलें। व्यवस्थाएं कौन कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त, मतलब जमींदार करते थे, इसे इसमरारी भी कहते थे। दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत किसान को कहते हैं, डायरेक्ट किसान से कर लिया जाता था। तीसरा महलवाड़ी व्यवस्था, महल का मतलब ग्राम होता, सीधे गांव से कर लिया। तीन चीजें होगी, तीनों व्यवस्था कर लेने के लिए भू राजस्व की नीति थी। दूसरा लागू किसने किया? तो पहली कार्नवालिस ने लागू की, जो कि ये थी हमारी स्थायी बंदोबस्त थी। दूसरी हमारी कर्नल लीड एवं मुनरो ने, वैसे मुनरो का नाम ज्यादा है, कर्नल लीड ने शुरू की थी, मुनरो इसको आगे ले गए, दोनों नाम इसलिए जरूरी हैं। तीसरा हमारा महलवाड़ी, हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। अब इनके सन कौन कौन से हैं? तो कार्नवालिस ने 1793 में शुरू की थी, याद रखना। दूसरा मुनरो ने 1820 में लागू की थी, 1792 में लेकर आए थे कर्नल लीड। 1793 में देखिए कार्नवालिस गया तो एक नई व्यवस्था आई, वो कर्नल लीड 1793 जस्ट 92 से अगले साल में, 1793 में कार्नवालिस से जस्ट एक साल पहले, सॉरी, कर्नल लीड ने एक साल पहले शुरू कर दी थी व्यवस्था थोड़ी सी। अब ये मुनरो को सही लगी तो मुनरो ने इसको आगे ले गया, 1820 में लागू किया। इसको पढ़ के कि कर्नल लीड ने कैसी व्यवस्था शुरू की थी, तो मुनरो ने 1820 में लागू की मद्रास में, कार्नवालिस ने 1793 में लागू की, मुनरो ने 1820 में लागू की, और हल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने 1819 में लागू की। ये सारी करीब आसपास ही लागू हुई। अब कहां कहां पे हुई? तो जो जो हमारा स्थायी बंदोबस्त था वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में हुआ, और जो हमारी रैयतवाड़ी थी वो मद्रास से मुंबई में हुई, और जो हमारी महलवाड़ी थी पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुई। बाकी आप ये जान चुके, इसमरारी जमींदारी इसी को बोलते हैं, जो हमारा स्थायी बंदोबस्त है। सरकार इसकी स्थायी बंदोबस्त के अंदर 10/11 भाग लेती थी, जमींदार एक हिस्सा रखता था। इनके क्षेत्र के अनुसार जितना इनका क्षेत्र अंतर्गत आता था उसका 19% ये लोग लेते थे, 19% भाग पर ये व्यवस्था लागू की गई थी। इसको सूर्यास्त कानून भी कहते थे, क्योंकि सूर्यास्त होने तक इनको ये टैक्स देना होता था। दूसरी है हमें रेतवाड़ी। रेतवाड़ी में सीधे लोग किसानों से जुड़ गए, सीधे किसानों से राजस्व लेना शुरू कर दिया। भू राजस्व का 1/2 भाग लेते थे 50% तक, पहले 60% देते, बाद में 50%। फिर 51% भाग पर जितना इनका अधिकार था उसके 51% भाग पर उन्होंने व्यवस्था लागू की। तीसरी है महलवाड़ी व्यवस्था, तो महल कहते हैं ग्राम को, मतलब सीधा टैक्स जो है गांव से लेना शुरू कर दिया। दूसरा भू राजस्व पहले 2/3 लेते थे, उसका 1/2 फिर बाद में लेने शुरू किया इन्होंने। और ये 30% भाग पर इनके इस क्षेत्र पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जिनका राज्य था, इसके 30% भाग पर इन्होंने व्यवस्था लागू की। तो ये व्यवस्था थी हमारे आधुनिक भारत की आर्थिक स्थिति। जो हमारा तृतीय चरण है, पूंजी निवेश, रेल, बागान और बगीचे, दरअसल इसकी वीडियो हम दूसरी बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इससे संबंधित आएगी, आप उसमें देखिएगा तृतीय चरण में क्या क्या हुआ, इनमें किस तरह से विकास हुआ और क्या व्यवस्थाएं रही इंग्लैंड की और क्या व्यवस्थाएं रही यहाँ की। दोनों चीजों का समन्वय करते हुए हम अगली वीडियो बनाएंगे कल, तब उसमें बताएंगे हम कैसे कैसे ये व्यवस्था बनी। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए प्लीज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, और कुछ विशेष तथ्य ही लेकर के आता हूँ आपको। कहीं ऐसे नहीं मिल जाएंगे, कहीं पढ़े किसी किताब में लिखे बहुत जल्दी से नहीं मिलेंगे, बहुत सारी किताबें छानने के बाद तब आपको ये निचोड़ मिलेगा। तो प्लीज आप इसे पढ़िए ध्यान से, मुझे मोटिवेट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।